नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12 की एनसीईआरटी यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। दोस्तों हमने इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही करा रखा है। अगर आप पार्ट फर्स्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ये चैप्टर आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये वीडियो पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है, पूरे अच्छे इमेजेस के साथ पूरे मैप और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस रहते हैं उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम वीडियो के इस पार्ट में देखने वाले हैं जो उस समय के यानी कि 6वीं शताब्दी के जो नगर थे यानी कि प्राचीन भारत के, वो नगर कैसे थे, उनका क्या महत्व था, और जो नगरों में व्यापार होता था वो व्यापार कैसे होता था, किन देशों से हमारा क्या व्यापार होता था और हम किस किस प्रकार के व्यापार करते थे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो उसमें सिक्के जारी हुए थे उनका क्या महत्व था और सिक्के कौन कौन जारी किए थे, किस प्रकार के सिक्के थे, और अशोक के अभिलेख की जो कमियां थी या सब सीमाएं थी वो सब क्या थी, यानी कि जो अभिलेख पढ़ने में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस पार्ट की तरफ। दोस्तों नगर और व्यापार, इसमें हम नगर और व्यापार में यह पढ़ेंगे जो उन नगरों के बारे में हम बात करेंगे जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाद्वीप के विभिन्न भागों में हुआ था, यानी कि जो नगर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत के अन्य अन्य भागों में विकसित हुए थे उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, जिनमें से अधिकांश नगर थे यानी कि जिनमें से अधिकांश सिटी थी वो क्या थी, महाजनपदों की राजधानियां थी, यानी कि वो महाजनपद के जो कैपिटल थे उसे क्या थे, ये सब नगर थे, यानी कि जो नगर थे वो महाजनपद की राजधानियां थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे, यानी कि जो नगर थे वो क्या होते थे, जो बढ़िया अच्छे जो महत्वपूर्ण संचार माध्यम होते हैं जैसे जल मार्ग हो गया या भूमार्ग हो गया, जो महत्वपूर्ण भूमार्ग या जल मार्ग होते थे उनके किनारे क्या होते थे, नगर बसे होते थे। पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, यानी कि हम पाटलिपुत्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे इस समय क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता था। तो वो क्या है, वो नदी मार्ग के किनारे बसा हुआ था, यानी कि वो नदी के किनारे था। कौन सा नगर, पाटलिपुत्र। उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्ग के किनारे थे, वहीं पर उज्जैनी क्या कहाँ पर था, भूतल मार्ग के किनारे था। यानी कि ये सब महत्वपूर्ण जो नगर थे ये सब या तो नदी के किनारे बसे थे या तो भूतल मार्गों के किनारे बसे थे, जिसमें से पाटलिपुत्र नदी के किनारे था और उज्जैनी भूतल मार्ग के क्या था, किनारे था। उसके अलावा इस जो पुहार नगर था वो कहाँ था, वो समुद्र तट के पर था, यानी कि जो पुहार नगर था वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, समुद्र तट पर था, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए और जहाँ से क्या हुआ, समुद्री मार्ग का प्रारंभ होता था, वहीं पर पुहार नगर क्या था, बसा हुआ था। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यापारिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी कि जो मथुरा जैसे शहर थे क्या थे, व्यवसायिक गतिविधियों के, सांस्कृतिक गतिविधियों के, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनके क्या थे, जीवंत केंद्र थे। दोस्तों अब हम जान लेते हैं एनसीईआरटी में थोड़ा सा अग्रहार के बारे में दे रखा है, तो अग्रहार क्या होता है। तो दोस्तों अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में किया जाता था, यानी कि जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जिस भूमि को, उसको हम क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी कि ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी उससे किसी भी प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, ना ही भूमि कर ना ही अन्य प्रकार के कर, यानी कि ब्राह्मण करों से क्या थे, वंचित थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, यानी कि जो ब्राह्मण थे उनके पास ये अधिकार था कि वो जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे क्या कर सकें, कर वसूल सकें, और वो किसी को कर नहीं देते थे ब्राह्मण, बल्कि उनको कर वसूलने का अधिकार था। तो दोस्तों आप अग्रहार को याद रखिएगा। अग्रहार क्या होता है, अग्रहार उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। तो में जो नगरीय जनसंख्या की वहाँ पर किस किस प्रकार के लोग रहते थे इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए संभ्रांत और शिल्पकार वर्ग जो था नगरीय जनसंख्या में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक खुदाई संभव नहीं है क्योंकि आज यहाँ लोग रहते हैं हड़प्पा नगरों से भिन्न। देखिए जो लोग जो उसमें शासक वर्ग था यानी कि जो रूलिंग क्लास था या जो राजा था वो क्या करता था, किलेबंद नगरों में रहता था, यानी कि ऐसे नगरों में रहता था जो क्या था, किलेबंद था। और इनमें से अधिकांश जो मतलब स्थल हैं उनकी अभी तक खुदाई नहीं की जा सकी है। क्यों नहीं खुदाई की जा सकी है, क्योंकि उनपे जहाँ पर ये सब नगर थे प्राचीन काल में उस वहाँ पर मतलब वर्तमान समय में क्या है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन हड़प्पा नगरों से भिन्न, हड़प्पा नगरों से भिन्न का मतलब ये है जो हड़प्पा के क्षेत्र है, जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में या जो भी पाकिस्तान में है, वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पर वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या नहीं रहती है। लेकिन जो
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के नगर थे, वहाँ पर देखेंगे तो अधिकांश वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो इसीलिए क्या हुआ है, उनकी खुदाई नहीं हो पाई है। और हड़प्पा नगर जो थे उनकी खुदाई हो सकी, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास नहीं करती है। लेकिन जो वर्तमान समय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के शहर के साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है, इसीलिए वहाँ पर खुदाई नहीं की जा चुकी है। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से उत्कृष्ट मिट्टी के कटोरे और थालियां शामिल है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। यानी कि फिर भी यहाँ से क्या हुए हैं, अनेक प्रकार के बर्तन वर्तन प्राप्त हुए हैं। पुरावशेष मतलब क्या होता है, जो हमें जमीन से अवशेष मिलते हैं उसे बोलते हैं पुरावशेष। उसमें बहुत प्रकार के पुरावशेष हमें प्राप्त हुए हैं इन जगहों से जहाँ जहाँ पर पुराने नगर थे। इनमें क्या है, इनमें मतलब अच्छे किस्म के मिट्टी के कटोरे और थालियां शामिल है, जिन पर चमकदार कलई यानी कि चमकदार पॉलिश किया जाता था। कलई मतलब होता है पॉलिश, यानी कि ऐसे मिट्टी की थालियां और बर्तन कटोरे जिन पे क्या हुआ था, चमकदार पॉलिश चढ़ी थी, ऐसे बर्तन हमें उन पुरावशेषों से प्राप्त हुए हैं। और इन्हें हम उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहते हैं, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जो इमेज लगी है ये क्या है, ये उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र का एक नमूना है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा रखा है। ठीक दोस्तों, देखिए संभवतः इनका उपयोग अमीर लोगों द्वारा किया जाता होगा, यानी कि जो ऐसे मतलब वस्तुएं थी जिसपे क्या की जाती थी, पॉलिश की जाती थी, यानी कि ऐसी थालियां और ऐसे बर्तन जिसपे पॉलिश हुआ रहता था। तो ऐसे जो बर्तन थे इनका प्रयोग अमीर लोग यानी कि जो उस समय के संभ्रांत लोग थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, इनका प्रयोग किया जाता था। साथ ही सोना, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। और हमें बर्तनों के अलावा और भी चीजें मिली हैं, जैसे चांदी, कांसे, तांबे और हाथी के दांत या शीशे से बने तरह तरह के मतलब गहने, उपकरण, हथियार, इन सब भी क्या हुए हैं, हमें इन पुरास्थलों से मिले हुए हैं, जहाँ पर छठी शताब्दी में क्या थे, नगर थे। दोस्तों, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक अनेक नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेख मिलते हैं, जिनमें दाता के नाम के साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के में क्या मिलते हैं, वर्तमान समय में अनेक दानात्मक अभिलेख मिलते हैं। दानात्मक अभिलेख का मतलब क्या होता है, देखिए दानात्मक अभिलेख के बारे में एनसीईआरटी में साइड में दे रखा है। देखिए, दानात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का विवरण होता है, यानी कि जो दानात्मक अभिलेख होते हैं उसमें जो धार्मिक संस्थानों को दान दिया जाता है उनका क्या होता है, विवरण होता है। यानी कि जो धार्मिक संस्थान को दान दिए जाएंगे उसमें लिखे जाते हैं, दानात्मक अभिलेख लिखे जाते हैं। तो ऐसे दानात्मक अभिलेख जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के थे वो क्या होते हैं, हमें अनेक स्थानों से मिलते हैं, जिनमें क्या होता है, दाता का नाम, यानी जो कोई भी चीज दान करता है उसका क्या किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है और उसमें उसका व्यवसाय लिखा गया है। यानी कि जो दानात्मक अभिलेख है द्वितीय शताब्दी के, जो वर्तमान समय में मिलते हैं अनेक छोटे छोटे नगरों से, तो उसमें क्या है, उस दानात्मक अभिलेख में दाता का नाम, यानी कि जो भी चीज जो दान करता है दाता, उसका नाम रहता है और उसका व्यवसाय, यानी कि वो क्या कार्य करता है, वो बढ़ई है, कुम्हार है, धोबी है, राजा है, वो क्या कार्य करता है, उसके व्यवसाय का क्या उल्लेख भी रहता है। दोस्तों, इन अभिलेखों में नगरों के धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं का उल्लेख मिलता है। और जो ऐसे अभिलेख हैं इनमें हमें अनेक अनेक प्रकार के व्यवसायों के लोगों का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें धोबी का उल्लेख मिलता है, बुनकर का यानी कि जो कपड़े बुनता है उसका हमें उल्लेख मिलता है, लिपिक का, बढ़ई का, कुम्हार का, लोहार का, अधिकारी और धर्मगुरु, व्यापारी, राजाओं का क्या होता है, इसमें हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो मूर्ति लगी हुई है साइड में, इसकी भी एक कहानी है, ये भी एक दानात्मक अभिलेख का अंश इसमें एक मिलता है, यानी कि जो मूर्ति है इसमें भी एक दानात्मक अभिलेख का अंश मिलता है। यह मूर्ति मथुरा क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह मूर्ति मथुरा से मिली एक मूर्ति है, यानी कि ये आप देख रहे हैं जो भाग क्या है, ये मथुरा से मिली मूर्ति का एक क्या है, भाग है। ये जो चित्र है ये क्या है, मथुरा से एक मूर्ति मिली था उसी का क्या है, एक छोटा सा ये अंग है, भाग है। ठीक दोस्तों, इस पर प्रकृत मिल अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। और इसके पीछे एक छोटा सा अभिलेख दिया गया है जिसमें क्या लिखा गया है कि एक स्वर्णकार था, यानी कि एक सुनार था जिसका नाम था धर्मक, उसकी पत्नी ने क्या किया, इसको एक धार्मिक स्थल पर क्या किया था, स्थापित करवाया था। किसको, जो मूर्ति का अंश है। पहले तो बड़ी मूर्ति रही होगी लेकिन अब छूट तो मतलब टूट फूट के छोटी हो गई है, तो उसी के पीछे लिखा गया है कि अभिलेख कि इसका दान किसने किया था और उसका व्यवसाय क्या था। ठीक दोस्तों,
कभी कभी अभिलेखों में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। यानी कि कभी कभी हमें अभिलेखों में क्या होता है, उत्पादक या व्यापारी के संघों का नाम मिलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। अब श्रेणी क्या होती है, देखिए दोस्तों, ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चा माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। मतलब श्रेणियां एक रूप से आप समझ सकते हैं कि जो मतलब व्यापारी होते थे उनके संघ होते थे, और ये क्या करते थे, श्रेणियां पहले लोगों से कच्चा माल खरीदती थी और उनसे तैयार माल बनाकर क्या करती थी, बाजार में बेचती थी। यानी कि श्रेणियां व्यापारियों का संघ थी, जो क्या करती थी, जो लोगों से कच्चा माल खरीद कर उसे तैयार माल में बदल कर बाजार में क्या करती थी, बेच देती थी। ठीक, इसी को हम कहते थे श्रेणी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिड। ठीक, संभवतः शिल्पकारों ने नगर के संभ्रांत वर्गों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोह उपकरणों का उपयोग किया होगा, और ऐसा मतलब संभावना ऐसी व्यक्त की जाती है कि जो शिल्पकार हैं उन्होंने क्या किया होगा, जो सम्राट बनता है कि जो अमीर वर्ग था, जब उसकी आवश्यकता बढ़ी तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोहों के उपकरणों का प्रयोग किया। यानी कि जब उसकी आवश्यकता बढ़ी तो उसे अलग अलग प्रकार के बर्तन, कपड़े या कुछ भी चाहिए होंगे, तो उसको बनाने के लिए उसने क्या किया, विविध प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया। यानी कि अलग अलग प्रकार के लोहे के उपकरणों का क्या किया, प्रयोग किया। दोस्तों, उपमहाद्वीप में जो व्यापार होता था और जो उपमहाद्वीप के बाहर व्यापार होता था, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि जो उसमें ट्रेड और कॉमर्स था हमारा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी और भूमार्गों का जाल फैल गया था। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या था, पूरे उपमहाद्वीप में नदी और भूमार्गों का क्या हुआ था, पूरा जाल फैल गया था। और ये जाल जो कि पूरे मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, चीन और दक्षिण एशिया तक जुड़ा हुआ था। यानी कि ये नदी मार्ग और जल मार्ग का जाल इतना बड़ा था कि क्या किया था, ये पूरे भूमध्य एशिया को आप देखेंगे, या उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी चीन या दक्षिण पूर्व एशिया तक क्या था, फैला हुआ था, और इन सभी भागों को एक दूसरे से जोड़ता था। यानी कि नदी और जल मार्गों के माध्यम से अब इन इलाकों में जा सकते थे, जैसे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया या पश्चिमी एशिया या उत्तरी अफ्रीका। ठीक दोस्तों, शासक इन मार्गों पर नियंत्रण रखते थे और व्यापारियों से सुरक्षा के बदले में धन लेते थे। यानी कि जो शासक वर्ग था उसमें, वो क्या करता था, इन मार्गों पर अपना नियंत्रण रखता था। यानी कि इन मार्गों का नियंत्रण कौन करता था, शासक वर्ग करता था। वहाँ का राजा होता था, वो इसका नियंत्रण करता था, और जो व्यापारी इससे आते जाते थे उससे क्या करते थे, वो सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यानी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराते थे, और जो व्यापारी वहां से अपना सामान ले जाता था उसके बदले उससे क्या लेते थे, कुछ धन लेते थे। धन मतलब वही टैक्स लेते थे। एक समय जैसे इस प्रकार टोल टैक्स लगता है ना, उसी समय राजा महाराजा लिया करते थे टोल टैक्स लोगों से, व्यापारियों से। ठीक दोस्त, कुछ व्यापारी पैदल या बैलगाड़ी के साथ चलते थे, जबकि कुछ समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। समुद्री मार्ग खतरनाक होने पर भी लाभकारी था। यानी कि कुछ व्यापारी क्या थे, जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो क्या करते थे, वो पैदल चलते थे, या तो जो उससे थोड़ा बड़े व्यापारी होते थे वो बैलगाड़ी या घोड़े के साथ चलते थे। लेकिन क्या होते थे, जो समुद्री व्यापारी होते थे वो बहुत खतरनाक व्यापारी माने जाते थे। लेकिन जो समुद्री व्यापार था वो बहुत मतलब लाभकारी सौदा था, क्योंकि अगर विदेश में आप किसी से सामान को ले जाकर बेचेंगे तो क्या होगा, वो बहुत महंगे बिकेगा, क्योंकि वहां पर उसकी पैदावार तो होती नहीं होगी इतनी मात्रा में। तो इसलिए क्या होता था, जो समुद्री मार्ग था खतरनाक होने के पर भी क्या था, लाभकारी था। और जो व्यापारी थे या तो पैदल चलते थे या तो बैलगाड़ी या घोड़ों से चलते थे। यानी कि उस समय जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तमिल भाषा में मत्स्य धुवन और प्रकृति में सत्तवा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। यानी कि जो उस समय के धनी व्यापारी थे उनको तमिल में मत्स्य धुवन और प्रकृति में सत्वा और सेट्टी कहा जाता था। यानी कि जो उसमें के धनी व्यापारी थे उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, अलग अलग भाषा में। जैसे कि तमिल में मत्स्य धुवन, प्रकृति में सत्वा और सेट्टी के नाम से जाना जाता था। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। यानी कि प्राचीन काल में अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद या पत्थर या जड़ी बूटियों का क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार होने का मतलब क्या, एक तो जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। यानी कि इन सभी वस्तुओं का उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मांग थी और इनका व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियां की भारी मांग थी। यानी कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें क्या था, काली मिर्च की, जड़ी बूटियों की, मसालों की और कपड़ों की क्या थी, बहुत भारी मांग थी। जिन्हें अगर अरब सागर मार्ग से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था, और उन्हें अरब सागर मार्ग से भूमध्य क्षेत्र तक क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। अब दोस्तों देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, मालाबार तट आधुनिक केरला करके। अब इसमें क्या लिखा गया है इसको मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों यह एक यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा यानी कि यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिस पेरिपल्स ऑफ एथियंस सी का एक अंश है, जो कि लगभग प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि विदेशी व्यापारी भारतीय नगरों में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने हेतु जहाज भेजते थे। और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि सिक्के और पुखराज जो थे, यानी कि जो सिक्के और पुखराज मूंगे, कच्चा रेशम, तांबा, टीन और शीशा भारत से आयात होता था। यानी कि ये सभी जो पदार्थ थे, जैसे सिक्के, पुखराज, मूंगा, कच्चा शीशा या तांबा, टीन, इन सब का क्या होता था, भारत से क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। यानी कि भारत से उस देश को बाहरी देशों को क्या किया जाता था, भेजा जाता था। भारत में मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, पारदर्शी पदार्थ, हीरा, काले नग और कछुए की खोपड़ियां निर्यात होती थी। और भारत से कुछ प्रकार के अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, जैसे कि हाथी दांत, मोती और पारदर्शी पदार्थ, हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी, इन सब का क्या किया जाता था, इन सबको भी भारत से दूसरे देशों में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। यानी कि ये सब चीजें भारत से दूसरे देशों में क्या की जाती थी, भेजी जाती थी। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और साधारण पदार्थ से बने मनपो के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कोडुमनाल, वहां से बहुमूल्य और कम मूल्य वाले पदार्थ से बनाए जाने वाले जो मोगे के उद्योग हैं, उसका क्या हुआ, पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। यानी कि यह पता चलता है तमिलनाडु के कोडुमनाल क्षेत्र से कि यहाँ पर जो मोगे थे उसका क्या था, उद्योग था प्राचीन काल में। यह संभव है कि पेरिपल्स में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। यानी कि इससे यह पता चलता है कि जो पेरिपल्स में वर्णित है पत्थरों को क्या किया होगा, इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों के जो स्थानीय व्यापारी थे वो क्या किए होंगे, तटवर्ती बंदरगाहों तक लाए होंगे। यानी कि जो वहाँ के व्यापारी थे वो क्या करते थे, जो वहाँ के पत्थर थे जिनका वर्णन पेरिपल्स ऑफ एथियंस सी में है, उसको क्या किया होगा, तट तक लाया होगा। दोस्तों पेरिपल्स का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ यूनानी भाषा में, इसका मतलब होता है पेरिपल्स का इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा पेरिपल्स का। और एथियंस का मतलब होता है जो भूमध्य सागर है उसको बोलते हैं एथियंस। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और जानते हैं सिक्का और जो उसमें सिक्का जारी करने वाले लोग थे। दोस्तों हम जानेंगे जो सिक्का जारी करने वाले लोग थे वो कौन थे और सिक्के किस किस प्रकार के होते थे और वो किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुद्रा शास्त्र होता है सिक्कों का अध्ययन है। यानी कि जो मुद्रा शास्त्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्कों का अध्ययन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, मुद्रा का अध्ययन किया जाता है, जो प्राचीन काल के सिक्के थे उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जो उनपे चित्र या लिपि या धातुओं का जो जिस धातु से बने होते हैं उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो सिक्कों का अध्ययन है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, मुद्रा शास्त्र क्या है। तो आप याद रखिएगा, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में आगे की तरफ। सिक्के के लिए देखिए दोस्तों, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन होने से विनिमय सरल हो गया। यानी कि जब व्यापार में सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा तो क्या हो गया, सामान का लेन देन सरल हो गया। पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि लोग वस्तु के बदले वस्तु का क्या करते थे, विनिमय करते थे। लेकिन कुछ समय बाद सिक्कों का जब प्रचलन हुआ थोड़ी मात्रा में, उतनी मात्रा में तो नहीं हुआ, वस्तु में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन जब थोड़ी मात्रा में सिक्के आ गए तो क्या हुआ, विनिमय यानी कि लेन देन क्या हो गया, सरल हो गया। संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने क्या किए होंगे, कुछ प्रकार के सिक्के जारी किए होंगे। यानी कि जो सिक्के जारी होते थे, संभव है कि व्यापारी, धनपति, नागरिकों ने क्या किए होंगे, जारी किए होंगे। ठीक दोस्तों, देखिए चांदी और सोने के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और सबसे पहले प्रयोग में आए। यहाँ दोस्तों सभी लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पर रहेगा सोने रहेगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो चांदी के आहत सिक्के थे और जो सोने के आहत सिक्के थे, क्या थे, सबसे पहले उनको ढाला गया था और सबसे पहले इन्हीं सिक्के क्या होते प्रयोग में आए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आहत सिक्का कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक आहत सिक्का का चित्र है जो आपको मैंने यहाँ पर लगाया है। क्या है, एक आहत सिक्का का एक चित्र है। इसमें क्या है,
दोस्तों इसमें आहत सिक्का का जो चित्र है, इसमें किसी भी जानवर को या किसी भी राजा देवी देवता को क्या किया जाता था, बना दिया जाता था। ठीक दोस्तों, आहत मतलब चोट पहुंचा कर होता है ना, तो उसी को कहते हैं चोट पहुंचा कर उस पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये जो आहत सिक्के थे, ये सबसे पहले क्या किए गए थे, सबसे पहले प्रयोग में आए थे और ये चांदी और सोने के बने हुए होते थे। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं और पूरे उपमहाद्वीप में हमें आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। आज सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था, यानी कि जो इन सिक्कों पर हमें प्रतीक मिलते हैं, आप देखेंगे जो सिक्के हैं इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें बनी हुई हैं। आप देखिए इसमें भी कोई आदमी बना है, इसमें कोई घोड़ा वोड़ा जैसा कुछ बना है। तो इन सब प्रतीकों को जब हम क्या करते हैं, मिलाकर पहचानने की कोशिश करते हैं विभिन्न राजवंशों से, तो हमें यह जानकारी मिलती है। जो सिक्के थे, इस सिक्कों को कौन जारी करता था, इन सिक्कों को राजा जारी करता था, यानी कि जो सिक्के थे वो राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जारी किए, यानी कि जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हिंदू यूनानी लोग शासन करते थे, यानी कि जो द्वितीय शताब्दी में हमारे ऊपर मतलब उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक द्वितीय शताब्दी में शासन करते थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, शासक की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के जारी किए थे, यानी कि ऐसे सिक्के जिसपे क्या था, शासक का चिन्ह था या उनका कोई नाम लिखा था या उनकी प्रतिमा यानी कि क्या उनकी मूर्ति थी। तो ऐसे सिक्के जो जारी किए थे वो कौन थे, हिंदू यूनानी, जो कहाँ पर शासन करते थे, जो पश्चिम उत्तर भारत में शासन करते थे। और कब करते थे, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में करते थे। दोस्तों जो सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में देखने में आए, उनमें क्या थे, कुषाण द्वारा जारी किए गए सिक्के प्रमुख थे, यानी कि सोने के सिक्के बड़े पैमाने में प्रथम शताब्दी ईसा में कुषाण राजाओं ने जारी किए, यानी कि कुषाण राजाओं ने क्या किया, उन्होंने बड़े पैमाने में पहली शताब्दी में क्या किया, सोने के सिक्के क्या किए थे, जारी किए थे, जिनका आकार और ओजन रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों के सिक्कों के समान था। यानी कि जो कुषाण शासकों ने सिक्के जारी किए थे, उनका ओजन और जो उनका मतलब आकार था, यानी कि जो उनका साइज था और जो उनका वेट था, वो रोमन सम्राट और जो ईरान का पार्थियन शासकों के जो सिक्के थे उससे क्या होते थे, मिलते थे। यानी कि दोनों रोमन और पार्थियन साम्राज्य के सिक्कों को अगर हम उनकी क्वालिटी देखेंगे तो वही क्वालिटी किसमें पाई जाती थी, कुषाण शासकों के सिक्के में पाई जाती थी। और कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन जो सबसे अच्छे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे वो थे गुप्त शासक। सोने के सिक्कों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि बहुमूल्य और भारी वस्तुओं का विनिमय होता था, यानी कि सोने के सिक्कों से पता चलता है कि उस समय बहुमूल्य और जो बहुत भारी वस्तुएं होती थी उनका क्या होता था, उनका विनिमय होता था। विनिमय मतलब क्या होता था, लेन देन होता था। यानी कि सोने के सिक्के थे, इसका मतलब यह है ना कि लोग महंगी महंगी चीजें खरीदते होंगे तभी तो क्या करते थे, सोने के सिक्का का उपयोग करते थे। अगर लोग सस्ती चीजें खरीदते होते तो लोग किसी भी सिक्के का उपयोग कर सकते थे, तांबे का या चांदी का। लोग सोने का सिक्के का उपयोग तभी करते होंगे ना जब उन्हें महंगी चीजें खरीदनी होती। इससे हमें पता चलता है कि उसमें भी लोग क्या करते थे, बहुमूल्य और भारी वस्तुएं खरीदते थे। दक्षिण भारत के कई पुरास्थलों से अनेक रोमन सिक्के दर्शाते हैं कि व्यापार राजनीति सीमाओं से परे था, यानी कि जो दक्षिण भारत से अनेक रोमन सिक्के मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि जो व्यापार था वो राजनीतिक सीमा से परे था, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार होते थे। जैसे कि हमें रोमन से सिक्के कहाँ देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में। इससे यह पता चलता है कि रोमन वाले लोगों का भी व्यापार दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था। दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य का हिस्सा न होते हुए भी उससे व्यापारिक रूप से जुड़ा था, यानी कि जो दक्षिण भारत था वो रोमन साम्राज्य का थोड़ी ना हिस्सा था, लेकिन वो व्यापारिक रूप से क्या था, रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। यानी कि इससे पता चलता है उस समय देश विदेश में भी व्यापार होते थे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी होते थे। पंजाब और हरियाणा के योद्धे कबीले गणराज्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो थे ने तांबे के सिक्के जारी किए, जिनसे उनकी व्यापार में रुचि और सहभागिता स्पष्ट होती है। यानी कि जो पंजाब और हरियाणा के योद्धे कबीलाई साम्राज्य थे, यानी कि जो योद्धियों नाम की जो जनजाति थी, जो हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में क्या करती थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब गणराज्यों के माध्यम से शासन करती थी, उसने तांबे के सिक्के जारी किए, जिनसे उनकी व्यापार में रुचि और सहभागिता स्पष्ट होती है, जिनसे यह पता चलता है कि वो व्यापार और मतलब व्यापार में क्या करते थे, रुचि रखते थे और व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में सहभागिता करते थे। सहभागिता मतलब क्या करते थे, व्यापार में भाग लेते थे। कौन, हरियाणा के और पंजाब के जो योद्धे कबीलाई गणराज्य के शासक थे। ठीक दोस्तों, सोने के सबसे भव्य सिक्के
कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। यानी कि जो सोने के सबसे अच्छे सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? गुप्त शासकों ने किए थे। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किया था? कुषाण शासकों ने किया था। लेकिन जो सबसे अच्छे सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे वो थे गुप्त काल के शासक। ठीक, इनके आरंभिक सिक्कों में उपयुक्त सोना अति उत्तम था। और जो इन्होंने शुरुआत में मतलब सोने के सिक्के चलाए थे उसमें क्या था? जो सोना प्रयोग किया गया था वो क्या था? बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का था। आप यहाँ पर एक फोटो में देख सकते हैं, जो सिक्का देख रहे हैं आप, ये क्या है? एक गुप्तकालीन क्या है? सिक्का है, यानी कि एक गुप्त सिक्का है ये जो आप देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, और यानी कि जो सोने के सिक्के गुप्त शासक जारी करते थे उसमें सोना बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था और बहुत भव्य सिक्का होता था, यानी कि जो सिक्का होता था वो भी अच्छा होता था। छठी शताब्दी ईसा से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, यानी ईसा जो थी उस समय से क्या हो गया? जो सोने के सिक्के थे वो मिलना कम हो गए। अब इसके पीछे लोग ये सोचते हैं कि सोने के सिक्के छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों मिलना कम हो गए? कुछ लोग यह तर्क लगाते हैं कि क्या आर्थिक संकट पैदा हो गया था, यानी क्या कोई आर्थिक संकट आ गया था जिससे मतलब सोने के सिक्के कम हो गए। इस पे इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन से दूरवर्ती व्यापार घटा, जिससे उससे लाभान्वित होने वाले राज समुदाय की संबंधता प्रभावित हुई। यानी कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार होगा नहीं, यानी कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो व्यापार में भी गिरावट आई। उससे क्या हुआ? जो उससे व्यापार करते थे दूरवर्ती मतलब राज्य या दूरवर्ती देश, उनकी संबंधता भी क्या हुई? प्रभावित हुई। सोने के सिक्के भले ही कम मिले हों पर अभिलेखों और ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। यानी कि सोने के सिक्के उस समय भले हमें कम मिलते हैं लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में उनका समय समय पर उल्लेख में मिलता रहा है। यानी कि अभिलेखों और ग्रंथों में हमें बार बार मिलता रहा है कि फला आदमी सोने का उपयोग किया है, किसी भी रूप में क्या हमें उनका उल्लेख अभिलेखों और ग्रंथों में क्या हुआ? मिलता रहा है। क्या इसका अर्थ यह सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह नहीं कर रखा था? और क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि सोने के सिक्के इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका प्रचलन में थे, यानी कि सोने के सिक्कों का उस समय में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था और उनका किसी ने संग्रह यानी कोई इकट्ठा करके नहीं रखा था, इसीलिए क्या सोने के सिक्के हमें नहीं मिलते। यानी कि इस समय प्रचलन में रहे होंगे सोने के सिक्के और किसी ने उसे संग्रह यानी कि इकट्ठा करके नहीं रखा। अगर किसी ने इकट्ठा करके रखा होता तो वो अगर भूल जाता या मर जाता तो उसकी मृत्यु के बाद वर्तमान समय में तो वो मिलता हमें ना। तो हो सकता है कि उसने संग्रह नहीं किया था, इसलिए क्या होते हैं इस समय में सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके क्या थे? प्रचलन में थे। ठीक दोस्तों, तो जो अभिलेखों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के शब्द लिखे जाते थे उनका अर्थ कैसे निकाला गया, अब इसको हम जानते हैं कि अभिलेखों पे का अर्थ कैसे निकाला गया, यानी कि जो अभिलेखों पे शब्द या जो भी लिपियां लिखी गई थी उनका अर्थ कैसे निकाला गया। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, यानी कि पहले हम जानेंगे कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है, यानी कि जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का जो मूल है वो क्या है? वो ब्राह्मी लिपि है। तो इसे आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कौन सी लिपि है? तो इसे आप याद रखिएगा, सभी भाषाओं की जो मूल लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका प्रयोग किसके अभिलेख में किया गया है? जो अशोक के अभिलेख थे उसमें किया गया है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्रकृति में थे। जो आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करते थे वह विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया कि ये जो अभिलेख है क्या है? संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन जबकि क्या थे? जो प्राचीनतम अभिलेख थे वस्तुतः किस में लिखे गए थे? प्राकृत में लिखे गए थे। लोगों ने अनुमान लगाया कि जो आरंभिक अभिलेख है उस किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन जबकि क्या थे? प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ 1938 में निकाला, यानी कि जो कई दशकों की मेहनत के बाद जो सफलता हासिल हुई वो किसको हासिल हुई? वो जेम्स प्रिंसेप को हासिल हुई। आप इनकी फोटो यहाँ देख सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? बहुत मेहनत के बाद 1838 में क्या किया? जो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि थी उसका अर्थ निकाला। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि है और उसके जो समानार्थी देवनागरी अक्षर है उसके यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो अशोक के समय में जो का था ऐसे लिखा जाता था और जो अशोक के समय में चा था वो इस प्रकार लिखा जाता था। यानी कि इस एक तरफ इसमें क्या है? एक तरफ इसमें अशोककालीन शब्दों को दिखाया गया है, यानी कि इसमें एक तरफ अशोककालीन वर्णों को दिखाया गया है इस लाइन में, और इसमें क्या किया गया? जो वर्तमान समय के वर्ण है
उसी के मतलब बराबर उसको दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खरोष्ठी लिपि की पहचान कैसे की गई, यानी कि ब्राह्मी लिपि के बाद हम खरोष्ठी लिपि की देखते हैं पहचान कैसे की गई। दोस्तों जो खरोष्ठी लिपि थी उसका उपयोग भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में किया जाता था, यानी कि जो पश्चिमोत्तर भाग था भारत का। अगर आप भारत को ऐसे देखें, अगर इतना बड़ा भारत है तो भारत का जो है पश्चिमोत्तर ये इलाका था, जो इसमें देखिए ये अलग अलग कलर से मैं इसे डार्क कर रहा हूँ। इस पश्चिमोत्तर इलाके में क्या किया जाता था, खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों जो पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि की पहचान की प्रक्रिया ब्राह्मी लिपि से अलग थी, यानी जो पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि उपयोग की जाती थी उसका जो पहचान की प्रक्रिया थी वो ब्राह्मी लिपि से अलग थी। ठीक दोस्तों, इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई, यानी कि जो इस दौरान हिंद यूनानी शासक यहाँ पर जो शासन करते थे उनके द्वारा जो सिक्के बनवाए गए थे उनसे जानकारी हासिल करने में क्या हुई, इस लिपि को पढ़ने में क्या हुआ, आसानी हुई। यानी कि हिंदू यूनानी शासकों की जो सिक्के थे उसके माध्यम से हमने क्या किया, खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों पर नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखे जाते थे, यानी कि जो हिंद यूनानी शासक थे जो पश्चिमोत्तर भारत में शासन करते थे, जैसे कि आपको मैंने बताया इस आधे भाग में जो शासन करते थे वो क्या करते थे, वो अपने सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी, यानी कि यूनानी में भी और खरोष्ठी में भी क्या करते थे, दोनों लिपियों में अपने नाम लिखवाते थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक प्रतीक मान लीजिए आप प्रयुक्त किया गया, यानी कि जो यूनानी भाषा को जानने वाले विद्वान थे उन्होंने क्या किया, दोनों अक्षरों को मिलाया और यह पाया कि दोनों अक्षरों में कुछ कुछ वर्णों की समानता थी। उदाहरण के लिए दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए आ प्रयुक्त किया गया था, यानी कि जो दोनों लिपियां थी यूनानी और खरोष्ठी उसमें अपोलोडोटस का नाम लिखने के लिए क्या प्रयोग किया गया था, आ का ही प्रयोग किया गया था। इससे क्या किया गया, इसकी मदद से क्या किया, जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्रकृति के रूप में की थी, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। क्योंकि जो प्रिंसेप था उसने क्या किया था, जो खरोष्ठी लिपि थी, जो खरोष्ठी लिपि में लिखे अभिलेख की भाषा की पहचान किसमें की थी, प्रकृति में की थी, इसीलिए जो लंबे लंबे अभिलेख थे उनको क्या हो गया, पढ़ना सरल हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिक्का है बगल में मैंने लगाया है, यह हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो एक हिंदू यूनानी शासक था उसका एक सिक्का है जिसको मैंने यहाँ पर लगाया है। इन्हीं सिक्कों के माध्यम से क्या किया गया, खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया। तो जो समय अभिलेख अशोक लिखवाता था उस अभिलेख में अशोक का नाम नहीं लिखा जाता था, यानी कि उसमें अपना वो नाम नहीं लिखवाता था। उसमें वो अपना नाम लिखवाने की जगह क्या करता था, अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो अभिलेख अशोक लिखवाता था उसमें अशोक का नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि उसमें क्या होता था, अशोक द्वारा जो उपाधियां अपनाई गई थी उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि देवानाम प्रिय, यानी कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं को प्रिय, उसमें किस शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि देवानाम प्रिय यानी कि जो देवताओं को प्रिय है, इन जैसे शब्दों का क्या किया जाता था, अभिलेखों में प्रयोग किया जाता था। न कि अशोक का डायरेक्ट नाम लिखा जाता था। डायरेक्ट नाम लिखने की जगह जो उसने उपाधियां प्राप्त की थी उसका प्रयोग किया जाता था। और प्रियदर्शी का भी प्रयोग किया जाता था अभिलेख में अशोकों के नाम के लिए। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है जो देखने में क्या हो, सुंदर हो, देखने में सुंदर। एक इसका अर्थ है प्रियदर्शी का, और देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय, यानी कि जो देवताओं को प्यारा हो, प्रिय हो। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो अभिलेख लिखे गए थे उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि जो अभिलेख के साक्ष्य की सीमाएं होती हैं, अब उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये आपका वीडियो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं अभिलेख की जो सीमाएं थी वो क्या थी। तकनीकी सीमा, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ना पाना मुश्किल होता है, यानी कि जो पहले जो अभिलेख होते थे उनकी सबसे पहले तकनीकी सीमा तो यह है कि क्या होता है, जो वर्ण होते हैं, यानी कि जो उस पे कुछ लिखा जाता था, जो अक्षर होते थे उसको क्या किया जाता था, हल्के ढंग से उत्कृष्ट किया जाता था, यानी कि उस पे हल्के ढंग से लिखा जाता था। उससे क्या होता है, उसे पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है। देखेंगे अगर आप यहाँ पर, ये आप पता नहीं कर पा जान नहीं सकते हैं, इसमें देखिए जो लिखा गया है कि इसमें क्या लिखा गया, अभिलेख है, मैंने इसका आपके लिए चित्र लगा रखा है। तो अगर आप इस अभिलेख में देखेंगे तो आप इसमें पढ़ नहीं पाएंगे आसानी से क्या लिखा गया, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, बड़ी हल्की लिपि का क्या किया गया है, हल्के ढंग से चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जो अभिलेख होते हैं टूट जाते हैं। मान लीजिए अभिलेख टूट गया, नष्ट हो गया, तो उससे क्या होगा, कहीं कहीं के अक्षर भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अक्षर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त होने का मतलब क्या है, अक्षर भी गायब हो जाएगा।
शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, कुछ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यानी कि जो उसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जो कुछ शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं वो कुछ ही विशेष स्थान या किसी विशेष समय से संबंधित हो। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो शब्द होते हैं उन जो अभिलेखों में प्रयोग किए जाते हैं उनका हम वास्तविक अर्थ या पूर्ण अर्थ नहीं जान सकते हैं। कई हजारों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया जा सका है। दूसरी सीमा यह है कि अभी तक कई हजारों अभिलेख क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी का अभी तक अर्थ नहीं निकाला जा सका है और न सबका प्रकाशन हुआ है, क्योंकि अभी तक उनका अनुवाद ही नहीं किया गया है। यानी कि अभिलेख तो बहुत प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबका अनुवाद नहीं किया जा सका है अभी तक। उसके अलावा जो अभिलेख की दूसरी सीमा है वो है प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। यानी कि जो छोटे मोटे अवसर होते हैं उनका अभिलेखों में वर्णन नहीं मिलता है, जो बड़े बड़े या विशेष जो अवसर होते हैं उन्हीं का वर्णन क्या होता है, अभिलेखों में मिलता है। जरूरी नहीं है कि जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। यानी कि जो आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, यह जरूरी नहीं है कि वह उस समय भी महत्वपूर्ण हो रहा हो और उसे अभिलेखों में क्या किया गया हो, अंकित किया गया हो। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। यानी कि अभिलेख क्या होते थे, अभिलेख में उन्हीं लोगों के विचार लिखे जाते थे जो बनवाता था उसे। उसमें आदमी दूसरे के विचार थोड़ी ना लिखेगा। अगर मान लीजिए आप राजा हैं तो आप अपने नौकर के विचार उसमें थोड़ी ना लिखवाएंगे। अगर आप अभिलेख लिखवा रहे हैं तो उसमें आप अपने ही विचार लिखवाएंगे ना। तो इससे क्या होता था, इससे जो खेती की दैनिक प्रक्रिया या रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं होता था। यानी कि हमें जो रोजमर्रा के सुख दुख थे लोगों या जो रोजमर्रा के लोग के दैनिक प्रक्रियाएं थी उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। ठीक दोस्तों, अभिलेखों में प्रयुक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। जो अभिलेख में विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनकी हमें क्या करनी होगी, अन्य विचारों से क्या करनी पड़ेगी, उसकी हमें मतलब तुलना करनी पड़ेगी, तभी क्या किया जा सकता है, हमें अपने अतीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, जो अभी उपलब्ध हैं, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र हैं। यानी कि कई सारे अभिलेख ऐसे हैं जो तो समय के साथ टूट गए और जो थोड़ा बहुत बचे भी हैं वो क्या है, सिर्फ उसके अंश मात्र हैं। यानी कि उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जो कि पूर्ण रूप से नष्ट हुए अंश का भाग बचे हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको दोस्तों मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी मीडियम के अन्य विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो हिंदी माध्यम में अच्छे से फोटो और इमेज के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को देखिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम वालों के लिए चैनल बनाया गया है, तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे हौसले को बढ़ाइए। दोस्तों आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।